हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि भाई हम अपने इस चैनल पर जामिया और एमई बिरलवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन करा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम पीवाई की सीरीज लेकर के आए थे। और आज जो है मैं आपको जामिया बिरलवी 2022 के क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से देखते हैं और देखते हैं एनालिसिस करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बाबा कल्याणी कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है। बाबा कल्याणी कमेटी जो कि बेसिकली 2018 में स्टैब्लिश की गई थी, ये रिलेटेड है बेटा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। यहाँ पर 3S काम करते हैं, 3E काम करते हैं। ई जिसमें एक पहला इंप्लॉयमेंट आता है, इकोनॉमिक आता है और आपका एक एनक्लेव आता है। ये तीनों बेसिस प्रिंसिपल ये बेसिस थे, है ना। तो बाबा कल्याणी कमेटी रिलेटेड टू द बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछी कमीशन जो है ये 2007-2010 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली ये जो रिलेटेड था ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था। पंछी कमीशन 2010 का ये सेंटर स्टेट रिलेशन से, क्योंकि पहला सरकारी कमेटी बनी थी और सरकारी कमेटी के 2 दशकों के बाद यानी सॉरी हाँ आफ्टर 20 इयर्स ये कमीशन बैठा। पंछी मदन मोहन पंछी जो थे हमारे यहाँ के बेटा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट व्हाट इज द सीजन बिटवीन द विंटर एंड द मॉनसून रिफर टू एज। अब देखो एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर 3 सीजन है मेनली। एक कौन सा है, विंटर है, दूसरा कौन सा है, समर है, तीसरा कौन सा बेटा कौन सा है, कौन सा आपका रेनी सीजन है। अब इन दोनों के बीच में समर, आप गर्मी देखोगे, गर्मी में इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से जंगलों के अगर रेफरेंस में हम देखें तो वहां पर आग लग जाती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट फायर सीजन। फॉरेस्ट फायर सीजन भी इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये रिजल्ट है अडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल। ये हमने कौन सा डिक्लेरेशन यहाँ पर किया था, ये क्या था, बैंडन जो इंडोनेशिया के अंदर है। इसकी शुरुआत 1955 से हो रही है, 1955 जिसे 5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके 6 साल बाद 1961 में 5 कंट्रीज आपस में मिली। कौन कौन सी, एक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से कौन, सुकार्नो, फिर इंडियन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, एक घना से है ना, इजिप्ट से एंड एक यूगोस्लाविया से। ये 5 कंट्रीज के लोग मिलकर के इसको अडॉप्ट करा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी गुट के अंदर अलायंस के अंदर शामिल बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों बात आई सर, जब ये नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वही इंडोनेशिया 1945 के अंदर बेसिकली डच से, जो डच लोग थे उनसे क्या हुई, ये आजादी मिली इसको, इंडोनेशिया को 17 अगस्त 1945 को। वही इंडिया को मिलती है 15 अगस्त 1947 को, 1947 को हमारा देश आजाद होता है। खैर ये अलग बात है। हम बात कर रहे हैं क्यों हमने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि नॉन अलाइन हम रहेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हमने पॉलिसी क्यों अपनाई, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया था। 2 आइडियोलॉजी, एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और दूसरा था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यहाँ पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो यूएसए उसको लीड कर रहा था, और वहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो यूएसएसआर जिसका फॉर्मेशन 1922 को हुआ था, जिसका फाउंडर रसिया था, है ना। ये बेसिकली आके टूट गया था 1992 के अंदर। तो इन दोनों के बीच में वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यूएसए और यूएसएसआर। तो इंडिया और इन लोगों ने कहा कि नहीं हमें इनमें शामिल नहीं होना है। अगर हम शामिल हो जाएंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे, हमारी सॉवरेनिटी कहां पर है, तो हमने ये अडॉप्ट करा 1961 बैंडन कॉन्फ्रेंस। हेग कन्वेंशन जो है बेसिकली 1954 में। अब आपको मालूम है वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था। अब इसमें कितनी सारी आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स हमारी गिरी थी, और हेग नीदरलैंड के अंदर है। इन सब को बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए हमने कन्वेंशन करा, एक ट्रीटी करी, वो सारी मल्टीलेटरल ट्रीटी थी प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए, कि कुछ भी हो जाए हमें अपने कल्चर को, हमें अपने हेरिटेज को, हमें अपने मॉन्यूमेंट को, हमें अपने आर्किटेक्चर को बचा के रखना है जो पास्ट ने हमको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो सिस्टम किसने बेसिकली डिस्कवर करा था, ये डिस्कवर करने वाले बेटा कार्ल लैंडस्ट्रीनर। तो ये 1930 में बेसिकली इसको ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पर एबीओ बेसिकली ब्लड ग्रुप की डिस्कवर हुई। इन्होंने कहा कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रुप ए ब्लड जो है वो कंटेन होता है, वो ए ब्लड के अंदर आएगा। अगर किसी के अंदर बी है तो बी के अंदर, बी ब्लड ग्रुप के अंदर आएगा। बी अगर किसी के अंदर दोनों शामिल है वो ए बी उसके अंदर शामिल होगा, है ना। और अगर किसी के अंदर ओ है, ओ अलग है ना, ओ वो उसके अंदर होगा, ओ ब्लड ग्रुप का वो पार्ट माना जाएगा। ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, ए बी को बोला जाता है बेटा यूनिवर्सल रिसेप्टर। और वही ओ को माना जाता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है। और ओ में भी मेनली ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसेप्टर। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब ये है इनमें से कोई सा भी ग्रुप ए बी को दे सकता है।
अपना ग्रुप है ना, अपना ब्लड। और वहां पर ओ का मतलब, सॉरी, ब्लड डोनर का मतलब क्या है, ओ किसी को भी, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक, मैं कह रहा हूं कि ए बी का मतलब क्या है, इनमें से ए बी जो है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है, और वहीं ओ जो है इनमें से किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, वो डोनर है ना, वो डोनर है। खैर, इसको बात याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अगर हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करें तो वो है बेटा वीनस। देखो मर्क्यूरी सन के सबसे नियरेस्ट है, सबसे क्लोजेस्ट है, लेकिन फिर भी वो नहीं है, बिकॉज ऑफ उसके पास में ज्यादा हीट ट्रैप करने की शक्ति नहीं है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वहां पर देखने के लिए हमें नहीं मिलता है, लेकिन वेनस में देखने के लिए मिलता है। वेनस सेकंड है, मार्स, मर्क्यूरी है, वीनस है, फिर हमारी अर्थ आती है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून। मतलब इस तरीके से हमारी ये सीक्वेंस चलता है। खैर खैर, इसमें वीनस को हम ट्विन सिस्टर के, अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, वीनस को इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, एंड मर्क्यूरी ये बिल्कुल क्लोज है सन के, मार्स तो रेड प्लेनेट और सबसे ठंडी प्लेनेट है, और जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू गैलेंट्री अवार्ड डिस्क्रिप्शन। अगर देखा जाए, परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है वॉर टाइम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है, और अशोका चक्र ये भी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ड्यूरिंग द पीस टाइम, ये भी बिल्कुल सही है, एंड द सेना मेडल ये एयरफोर्स का नहीं है बेटा, ये इंडियन आर्मी का है, तो थर्ड इसमें गलत हो जाएगा, थर्ड इसमें बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, 30th पैरेलल सेपरेटिंग द बिटवीन विच टू कंट्रीज। जो 30th पैरेलल है, आपको मालूम होगा सर कि 30th पैरेलल जो है वो जो कनेक्ट करती है, वो सेपरेट जो सेपरेट करती है, वो करती है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को। प्लीज रिमेंबर दिस, है ना, इनको याद रखना आपकी ड्यूटी है। जितनी भी लाइन है, जैसे रेड के लिए आपसे पूछ लिया जाए इंडियन पाकिस्तान, ड्रोन पूछ लिया जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान, अब एलओसी पूछ लिया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पूछ लिया जाए, एंड पाक, मतलब ऐसी लाइन जो है अगर पूछ ली जाए, प्लीज ये आपको मालूम, मैकमोहन लाइन पूछ ली जाए इंडिया एंड चाइना के बीच की जो है, ये आपको मालूम बेटा होना चाहिए। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो एनुअली पब्लिश होती है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो क्राइम इन इंडिया है ये रिपोर्ट जो है बेसिकली पब्लिश की जाए ऑर्गेनाइजेशन नेशनल क्राइम ब्यूरो, एनसीआरबी, इसको हर साल बेसिकली ये रिलीज करता है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट और पीएस। अब ये जॉब है और उसका नेचर क्या है, अगर हम देखो ब्लू कलर सबसे निचले दर्जे की जॉब मानी जाती है, जो मैनुअल वर्क लेबर्स होते हैं, आर्टिसन लेबर्स, उनके लिए मानी जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल सही। गोल्ड कॉलर ऐसी होती है जो कि हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड जॉब होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रेड कॉलर जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स के लिए होती है, भी सही है। इसमें कौन आता पब्लिक ऐसी, सॉरी पिंक कलर ऐसा होता है जो कि मेनली नर्स और टीचर के लिए माना जाता है ना, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंड ओ ए एंड 2 3 क्या रहा कि लिथियम ट्रायंगल। अब इसमें से जहां पर लिथियम ज्यादा मिलता है, तो ये लिथियम ट्रायंगल जो है ये कौन सी कंट्रीज बनाती है, चिले, अर्जेंटीना, बोलिविया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो बेटा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चिले, अर्जेंटीना एंड द बोलिविया। चिले, अर्जेंटीना एंड द बोलिविया ये बिल्कुल लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अब डे एंड डेट्स के बारे में क्वेश्चन किया गया आपसे कि वर्ल्ड एड्स डे। अब सबसे पहली बात, वर्ल्ड एड्स डे 15 सितंबर को नहीं मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। अगर पहला गलत तो इसका मतलब हमारे दो सही हो जाएंगे, अगर पहला गलत हो गया तो इसका मतलब हम दोनों सही हो जाएंगे, 2 and 3 ऐसे आराम से निकाल लिया। अब मान लो नहीं बात है तो नहीं पता है तो आराम से हो जाएगा। तो डे एंड डेट्स हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डे एंड डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज फिर से इनको याद रखेगा, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं डे एंड डेट्स उनको याद करना है, और मैं आपको आराम से, बहुत आराम से इनके बारे में मैंने आपको बताया है, यूट्यूब पे भी मैंने बेसिकली आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है बेस इरोजन शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है सर। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस को इरोड करके, बेस को घटा करके प्रॉफिट को शिफ्ट करना, इसका मतलब क्या है। मीनिंग माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज, कर्ब द टैक्स evasion by multinational companies, exploitation of genetic resource of the country by multinational companies, lack of consideration environmental cost in the planning and implementing development project। मेनली अगर बेसिकली हम बेस की इसकी बात करें, बेस प्रॉफिट की हम बात करें बेटा, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये टैक्सिंग सिस्टम से रिलेट करता है, कर्व करना टैक्स को, एविएशन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑप्शन बी ये टैक्स से रिलेट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लू हार्ट कैंपेन इज रिलेटेड टू विच ग्लोबल रेजिंग अवेयरनेस, है ना, या चैलेंज इलिसिट ड्रग्स, या एचआईवी को रोकना, या फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, नहीं
जो ब्लू हार्ट कैंपेनिंग है यह ग्लोबल अवेयरनेस रेजिंग इनिशिएटिव टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए बेसिकली ये एक कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध भारती इज ऑल्सो नोन एज, विविध भारती को हम कंपनी सर्विस इसके नाम से नहीं जानते बेटा, इससे जानते हैं कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस विविध भारती का दूसरा नाम है, ऐसा पूछ लिया जाता है, जाने वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा नाम या फिर इनकी फुल फॉर्म बता दो, ऐसे सीबीएस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इन्फ्लेशन दैट इवॉल्व्स फ्रॉम पास्ट इवेंट, ऐसा इन्फ्लेशन जो कि बेसिकली इवॉल्व होता है पास्ट इवेंट को अपने पास में इवॉल्व करता है और कंटिन्यू टू द अफेक्ट करंट इकोनॉमिक कंडीशन इज नोन एज द, इसे क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? अच्छी बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसा इन्फ्लेशन बताना है जो कि इवॉल्व हुआ हो पास्ट इवेंट की वजह से। भाई कोई पास्ट में इवेंट हुआ था उसकी वजह से उसका जो बेसिकली असर है हमें अभी भी देखने के लिए मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे सर? अब एक चीज, जैसे लेटस सपोज मान लो पास्ट में कोई इवेंट हुआ, कोई खतरनाक इवेंट, जैसे कोविड-19 की वजह से जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन तो हो गई होगा। अब इन्फ्लेशन उसमें कितना ज्यादा, मतलब लोगों के पास में मतलब पहली बात तो पैसा भी नहीं था क्योंकि काम ही नहीं चल रहा था, और दूसरी बात गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी, उस कंडीशन में उसका इफेक्ट अभी भी देखने के लिए मिलता है। तो उसे बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जहां पर हम कोस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, देखो कोस्ट है, अब किसी भी चीज को, मेरा फोन है, लेट अस सपोज ये मेरा फोन है या फिर मेरे पास पेन है, अब इनको बनाने के लिए कुछ तो कॉस्ट लगती है ना बेटा, एंड जो रॉ मटेरियल हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करने के जो रॉ मटेरियल लगता है, अगर मैं इसकी कॉस्ट बढ़ा दूं, इसको बनाने के लिए उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ा दूं, है ना, और उसको राइज कर दूं, उसकी कॉस्ट को बढ़ा दूं, उसके पैसों को बढ़ा दूं, एंड उसकी कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो इसके मैन्युफैक्चर होने में और जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसे ही मैं बोलूंगा कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा फोन है, लेट अस सपोज ये मेरा फोन है, इस फोन के बनाने के लिए कुछ तो मटेरियल का यूज किया गया होगा, वो पहले मटेरियल मिलता था 5 रुपए का, ऐसे मान लो, और ये हमारा फोन बनकर तैयार हो गया था और हमें फोन मिल जाता था 10 रुपए का। लेकिन सर हुआ ये कि ये मटेरियल जो मैं फोन बना रहा हूं, ये मटेरियल मिलने लगा 10 रुपए का, और इसकी वजह से मेरा फोन हो गया 20 रुपए का। ये मेरा पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, प्राइस इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं बेटा कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन स्टैगफ्लेशन का मतलब यह होता है सर कि कंडीशन इकोनॉमी इतने पीछे हो चुकी है और कंडीशन की इतनी ग्रोथ इतनी स्लो है कि वहां पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है? बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जा रहा है। इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि रिसेशन, सॉरी, कंडीशन जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो है, इन्फ्लेशन हायर, अनएम्प्लॉयमेंट है, हायर इन्फ्लेशन है। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा स्टैगफ्लेशन, यानी कि हायर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द हायर द इन्फ्लेशन रेट, ये है हमारा स्टैगफ्लेशन। यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है सर? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है उस दर में इन्फ्लेशन होना, यानी कि प्राइस के अंदर इस तरीके से इंक्रीज होना कि सर कैसे इंक्रीज होगा प्राइस के अंदर कि यू कैन से कि हमारे पास में क्या था कि हमारे पास में पैसा है, बहुत पैसा, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, लेकिन सर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है ही नहीं। तो जो डिमांड कर रहे हैं आप, लेट अस सपोज मैं अपना फोन लेने के लिए गया मार्केट के अंदर और मार्केट में सिर्फ एक ही फोन है, ऐसा मानो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मार्केट में फोन सिर्फ यही है और लेने वाले बायर्स बहुत सारे हैं। तो इन्होंने कहा कि सर इस फोन को मेरी भी जरूरत है, उसकी सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए तो किसी एक ही की जरूरत पूरा कर सकते हैं एक फोन की वजह से, है ना। सब लोगों ने डिमांड करा, एक ने कहा कि सर 50,000 का लेंगे, 10,000 का भी फोन है, 50,000 का, 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा। अब उसकी वजह से जो पैसा इंक्रीज हुआ, इसे बोलते हैं डिमांड पुल। डिमांड की वजह से जो पैसा इंक्रीज हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा बेटा बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड इन 1924 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये हुआ था बेटा फ्रांस के अंदर। कहां पर हुआ था बेटा? ये हुआ था आपका फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल जो है हमारे, 5 प्रिंसिपल जो है ये किस किस के बीच में है, जो कि कब हो रहे हैं? ये मेनली 5 प्रिंसिपल 1954 के अंदर, 5 प्रिंसिपल 1954। ये था क्या सर? ये मेनली जो है 1954 के अंदर ये था कि जब
इंडो चाइना का ये तिब्बतन वाला जो एग्रीमेंट था उसको लेकर था। इंडियन चाइना का रिलेशन बहुत अच्छे थे। उस टाइम के हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड तो वहां चाइना की तरफ से जू एंड लाई चाइना की तरफ से थे जो एग्रीमेंट को कर रहे थे, है ना, वहां के बेसिकली बड़े ऑफिसर। एंड वहीं इंडिया की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पेटी जवाहरलाल नेहरू जी। अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है और इसको बोला जाता है पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट ये था इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच में ये था क्या सर कि हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी को बरकरार रखेंगे, एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का म्यूचुअल प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे, एक दूसरे का बेसिकली पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, नॉन एग्रेशन की पॉलिसी लेकर के एक दूसरे के अगेंस्ट। लेकिन होता क्या है सर 1962 में तो इंडो चाइना वॉर हो जाता है बिकॉज ऑफ तिब्बत की वजह से, है ना, जो दलाई लामा इंडिया में उनको शरण दे दी थी उसकी वजह से। लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट को तोड़ देता। राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू रिहेबिलिटेट द होमलेस एंड डिस्टिट्यूट पर्सन एंड प्रोवाइड देम टू सुटेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, रिलीज द सेक्स वर्कर फ्रॉम देयर प्रैक्टिस। ग्रामीण अभियान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, their practice and provide them to alternate source of livelihood, eradicate the practice of manual scavenging, rehabilitate the manual scavenger, release the bonded labor from the bondage and basically क्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा, तो अगर देखा जाए देखो यहाँ पर जो था ये गांव से रिलेटेड है, ग्रामीण से रिलेटेड है, तो ये था eradicate the practice of the manual scavenger, है ना, एंड द जो स्कैवेंजिंग की जाती है एंड रिहेबिलिटेट करना, है ना, मैनुअल स्कैवेंजर्स लोगों को, तो इसके लिए ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नेम द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी। उस स्मॉलेस्ट होल का नाम बताते हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, वो है क्या बेटा, यूनिकॉर्न। क्या है बेटा, द यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब बेटा ये क्वेश्चन मुझे लगता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ये आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं शायद, मैं आपसे कह रहा हूं बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, बहुत ज्यादा क्योंकि ईरान और इजराइल यूएसए वॉर चल रहा है, उसको लेकर के ईरान का कब्जा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और वहां पर वर्ल्ड का मोस्टली जो ट्रेड है, ऑयल ट्रेड है, कि वहां से ही होता है। अब उसको बेसिकली रोक दिया गया है, तो ये आएगा पर्शियन गल्फ एंड द ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ये प्लीज ये ईरान है, इस तरफ ये अरब है, सऊदी अरब, इसके बीच में जो ये जारी है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ये जो है ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। क्वेश्चन आ सकता है किस किस दो लैंड बाउंड्री को ये अलग करता है, इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हंटर कमीशन ये इस्टेब्लिश 1919 में इन्वेस्टिगेशन। देखो बेटा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग में से 3 अप्रैल 1919 में हुआ, तो उसकी चीज को बेसिकली असिस्ट करने के लिए, देखने के लिए भाई गलती किसकी है, किसको सजा मिलनी चाहिए, तो हमने एक हंटर कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की बाय द मतलब ब्रिटिश की तरफ से। तो ये था बेटा जलियांवाला बाग केस से, है ना, जलियांवाला बाग में से सर को लेकर के। खैर, which in which of the following case Supreme Court of India has fixed the limit 50% for reservation। तो किस केस में बेसिकली 50% रिजर्वेशन की किया था, वो था आपका, वो था इंदिरा स्वामी केस 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फॉकलैंड आइलैंड इस इशू डिस्प्यूट बिटवीन ऑफ द टू कंट्रीज, किस के बीच में है, यूके अर्जेंटीना, यूके यूएसए एंड रशिया एंड नॉर्वे। तो बेटा यू है यूके एंड अर्जेंटीना, यूके और अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड है, ये इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, एक डिस्प्यूट बना हुआ है, एक डिस्प्यूट ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बोट्समैन मेडल इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फील्ड। ये किससे है, किस फील्ड से एसोसिएट है, ये है बेटा स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स से। किससे बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है इससे रिलेट करता है ना, ये ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28, जो नोमिये अकॉर्ड है इज रिलेटेड टू विच। ये नोमिये अकॉर्ड किससे रिलेट करता है बेटा, पीस एग्रीमेंट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, Middle East peace agreement signed with the United States, global alliance under the UN to reduce the carbon emission, decolonization plan for New Caledonia proposed by France। बेटा यही है जो न्यू में अकॉर्ड है, वो है decolonization plan for New Caledonia proposed by France। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द पर्ल रिवर ये बेसिकली एक एस्टुरी फॉर्म करते हैं। देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बेटा, वर्ल्ड रिवर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तो
मुझे लगता है ना कि ये जो 2022 का क्वेश्चन है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है बेटा, लिटरली, है ना। तो विच आर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, गल्फ ऑफ थाईलैंड, है ना, अंडमान सी, फिलीपींस सी, ये बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर है, एक अपनी एस्ट्री फॉर्म करती है, पर्ल रिवर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म्स ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को खरीदती है या बेचती है, इसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन खुली मार्केट के अंदर ये बेसिकली बेची जाती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, खरीदना और बेचना। और ये खरीदना और बेचने का जो काम होता है, ये होता है सेंट्रल बैंक का, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक का। जैसे इंडिया में कंट्री है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई के पास में ये पावर है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये एक टूल्स अपनाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, लाइक जैसे बॉन्ड हो सकेंगे, सिक्योरिटी है, उनको खरीदिए बेचिए। अगर मान लो सेंट्रल बैंक ने आरबीआई ने उसको बेचा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल कर दिया। सेल करने का मतलब क्या होता है कि बेच रही है। अब लेट अस सपोज मेरे पास में कुछ चीज है, मेरे पास में आई हैव अ ये पेन, मेरे पास में ये वाला पेन है, ब्लैक पेन है ना, जो है ना बोर्ड का पेन है बेसिकली। अब ये मेरा है, मैं इसको बेच रहा हूं, और मैंने बेचा, लेट अस सपोज आप में से किसी एक्स को बेच दिया, मैंने बेचा है इसको। इसका मतलब क्या है बेटा कि मैं इससे पैसा ले रहा हूं, मैं इस बंदे से पैसा ले रहा हूं, सही बात है, ऐसा समझ आ गई कि मैं इस बंदे से पैसा ले रहा हूं। मतलब अब ऐसा मान लो सर, ये बैंक है, ये क्या है बेटा, ये बैंक है, और ये कमर्शियल बैंक है। क्या है? ये कमर्शियल बैंक है। अब आरबीआई इंसानों को तो बेचेगी नहीं, बैंकों को बेचेगी। अब बैंक इस बैंक को बेच दिया, अब इसका मतलब क्या है सर, या इस वाले बैंक से पैसा गया, इस वाले बैंक से पैसा गया, और इसके पास में बैंक के पास में पैसा आ गया, इस बैंक के पास में पैसा आ गया। अब भाई आप जो पब्लिक है, जनता है, वो बातचीत किससे करेगी? कमर्शियल बैंक से, नोट इस बैंक से। अब इस बैंक के पास में तो इतना पैसा है ही नहीं, मतलब मार्केट के अंदर अब लिक्विडिटी कम हो जाएगी सर, मतलब मार्केट के अंदर अब पैसा कम हो जाएगा सर। जब मार्केट के अंदर अब पैसा कम हो जाएगा, इससे मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ जाएगा सर। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, इससे हम इन्फ्लेशन को बेटा कंट्रोल कर लेंगे, है ना। इससे हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो लिक्विडिटी कम होगी, अब इसके पास में पैसा जाता था। ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास में इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। जब हम इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तो इस हम आरबीआई जो है वो मार्केट में बेच देती है सिक्योरिटीज को, है ना, वो बैंकों को बेच देती है। अब एक दूसरी कंडीशन में लेकर आते हैं बेटा, वहां तक समझ आ रही है ना बेटा? आप बता देना मुझे ना, कमेंट करके बता देना कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया। अब दूसरी बात, आरबीआई मान लो लेट अस सपोज आप बैंकों के पास में, जनता के पास में बहुत पैसा नहीं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं, तो आरबीआई क्या करेगी, अब इनको खरीदेगी। जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज को बेचा था, बॉन्ड को बेचा था, अब उनको खरीद लेगी। क्या खरीदेगी? खरीद लेगी। अब इसका मतलब क्या है, खरीद लेना। अब खरीद लेने का मतलब क्या है कि सर एक बैंक है हमारे पास में, ये एक बैंक है हमारे पास में, और ये है आरबीआई, और ये बैंक है हमारे पास में कमर्शियल बैंक, सीबी कमर्शियल बैंक है। अब जब इस बैंक ने, हमारे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से पैसा अपनी खरीदा, कुछ चीज खरीदा, लेट अस सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया, मतलब सर इसके पास से पैसा गया और इसके पास में पैसा आ गया, इसके पास में पैसा आ गया। अब इसका मतलब सर कि अब जब इसके पास में पैसा आ गया सर, मार्केट के अंदर अब पैसा आ गया, अब मार्केट के अंदर पैसा आ गया। अब जब मार्केट के अंदर पैसा आ गया सर, इसका मतलब लिक्विडिटी अब वहां पर बढ़ गई है, लिक्विडिटी वहां पर बढ़ गई है। अब हम रिसेशन जो है, मंदी की जो कंडीशन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंडीशन में मार्केट का इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाएगा। जब 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 बेसिकली गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक है, वो बेसिकली क्या करती है, खरीदती है। जब सेंट्रल बैंक और आरबीआई जब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, उससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है और लोअर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको पता होना चाहिए। फिर मैं बता देता हूँ, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा, आरबीआई के पास में पैसा आया, मार्केट से पैसा गया, लिक्विडिटी कम हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया।
है ना। इन्फ्लेशन को हमने कर लिया कंट्रोल में। अगर मान लो आरबीआई पैसा कम है मार्केट के अंदर, आरबीआई ने खरीद लिया और पैसा गया, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, अब लोग अपना खरीदना बेचना शुरू कर दिया। ये है हमारे पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पीएम गति शक्ति का मतलब क्या है भाई? जो 2015 के आसपास है, वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्रीजिंग यूटिलिटी, स्पीडी डिस्पेशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, द नॉर्थ स्ट्रीम 2 इज कंट्रीज अ गैस पाइपलाइन बिटवीन द बीच कंट्री, है ना। ये किस किस के बीच में? नॉर्थ स्ट्रीम 2। जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा रसिया और जर्मनी के बीच। कहां पर देखने को मिलेगा? रसिया और जर्मनी के बीच। रसिया और जर्मनी के बीच आपको ये देखने के लिए मिलेगा, है ना। रसिया और जर्मनी के बीच आपको देखने के लिए ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ब्रैडकिनिन हाइपोथेसिस से रिलेटेड टू विच? ऐसी भी हाइपोथेसिस पता ही नहीं होती है किससे रिलेटेड है। वैसे SARS-CoV-2 से रिलेटेड है, SARS-CoV-2 से रिलेटेड है। Next question, question number 34, convention protocol that mandate the sharing of benefit derived from the use of genetic resource that are covered by the Convention on Biological Diversity (CBD) is Convention on Biological Diversity को या प्रोटोकॉल। मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे प्रोटोकॉल आपको पता होने चाहिए। सारे प्रोटोकॉल जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में स्टॉकहोम भी बताया, प्रोटोकॉल बेसिक कन्वेंशन, ये सब बता चुका हूं। प्लीज इसको आराम से देख लेने की जरूरत है। क्वेश्चन 35, द नागोर्नो काराबाख रीजन इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच कंट्री? ये किस किस के बीच में है? ये जो नागोर्नो काराबाख है, ये है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट था एट दैट टाइम, लेकिन किस कैटेगरी बन गया ये? द कैटरैक्ट्स इन आई के अंदर जो ये होती हैं, कैटरैक्ट्स जो होती हैं, आर फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकडाउन एंड क्लम्पिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस ऑफ द आई? किसको क्लम्प करते हैं, है ना? प्रोटीन, फैट और लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर आएगा बेटा प्रोटीन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। क्या आएगा बेटा? प्रोटीन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एराकोनॉमिक्स इकोनॉमिक मॉडल जो है एंश्योर प्रॉफिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो एराकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक मॉडल है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है? वो बेटा है आपका एग्रीकल्चर। वो किस फील्ड से रिलेटेड है? वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। किस फील्ड से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द टी सेल? टी सेल तो आपकी बात तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, टी सेल बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो नोबेल प्राइज है ना, तो ये है इम्यून रेस्पॉन्स, है ना। इम्यून रेस्पॉन्स से रिलेटेड टी सेल काम करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 39, द मैलीमेट कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मैलीमेट कमेटी जो है वो रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रिफॉर्म एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, बैंकिंग एंड मैलीमेट कमेटी रिलेटेड टू, ये आपका है आपका बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। Next question, question number 40, which of the following inscription mention in the trade to contact between the Mesopotamia and the Harappan civilization? ये किसके अंदर होती थी? इंस्क्रिप्शन जो मेंशन है ट्रेड बिटवीन द मेसोपोटामिया एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो है क्यूनिफॉर्म करके, क्यूनिफॉर्म पिक्टोग्राफिक रीजन, पिक्टोग्राफिक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म ग्रीन स्टील। अब यहाँ पर स्टील है वो ग्रीन करना है, इसको कैसे ग्रीन करेंगे सर? स्टील मेड ऑफ द बायोमास या स्टील व्हिच इज ग्रीन इन द कलर ड्यू टू द सल्फर कंपोनेंट, steel made through the steel making process that lower greenhouse gas emission. Option C is the correct answer. Next question, element which is the constituent of the chlorophyll and give the green color to the leaf of the plant. तो कौन सा होता है? वो पिगमेंट जो होता है, एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट होता है क्लोरोफिल के अंदर, और वो ग्रीन प्लांट को बेसिकली लीफ देता है, ग्रीन कलर देता है। वो कौन सा होता है? वो मेनली अगर देखा जाए तो वो बेटा आपका होता है मैग्नीशियम। कौन सा होता है बेटा? वो होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बेसल थर्ड अकॉर्ड और सिंपली बेसल थर्ड का मतलब क्या है? बेसल थर्ड का मतलब क्या है सर? डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर लायबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, इंप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली बेसल थर्ड अकॉर्ड जो है ये काम करता है बैंकिंग सेक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज अलायंस है वाज एस्टैब्लिश्ड बाय? Global Climate Change Alliance established by European Union. Option A is the correct answer. Not UN, World Bank and Greek Peace. 45. In which of the following groups all 4 countries member of the G20? कौन सी हैं? तो मैंने को बताया था, इनमें सारी कंट्रीज मैंने आपको बताई थी। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की is a part of G20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री जो 2015 वाली है, इसका मकसद क्या है? ब्रिंगिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोवाइड लोन टू पुअर फार्मर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स, providing pension to all destitute person, funding voluntary organization involve the promotion of the skill development and the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना। विजन डिक्लेरेशन एंड द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इस किससे रिलेटेड है? स्ट्रेटेजी तो रीजनल टेररिज्म, अ प्लान फॉर एक्शन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एन एजेंडा ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन यूएन। तो बेटा ये यही था, एक एजेंडा था वुमेन एम्पावरमेंट का और आउटकम था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन बाय द यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड, जो स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन है 1942 का क्रिप्स मिशन है, इसका क्या मतलब है? ये क्या कहना चाहता है? क्या पूरा 1942 में क्या हमें पूरी आजादी देने की बात कर रहे थे? नहीं कर रहा था। और समता कौन था? चर्चिल था। चर्चिल तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। इंडस्ट्री पार्टीशन तो बिल्कुल भी ये बात, ये 45 की बात की है। इंडस्ट्री मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, बिल्कुल भी नहीं, ये बात कर रहा था इंडिया शुड बी गिवन, है ना, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, इंडिया को हमको, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो ये पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसी बातें नहीं करेंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे हमारे बेटा अब तक के क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए हैं, है ना, अब तक जामिया 2020 में जीके और जीएस के क्वेश्चन। और बात बताना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, और कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, सब कुछ आप कमेंट करके बताओगे। एंड अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।